career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान And जो an दुश्मन के abject घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। एक ऐसे बेजान पत्थर की तरह आहिस्ता आहिस्ता आग पकड़ती चिता पर पड़ा था जिसके अंदर किसी ने इंसानी दिमाग फिट कर दिया हो। वो दिमाग सोई रहा हो और मौत को करीब आते महसूस कर रहा हो। आज भी जब मैं अपनी उस ज़हनी कैफियत का तसव्वुर करता हूँ तो दिल से यही दुआ निकलती है कि खुदा दुश्मन पर भी वो वक्त ना लाए। ऐन इसी वक्त एक बहुत बड़ी मानूस आवाज़ सुनाई दी। पहली बार आवाज़ सुनी तो मुझे यकीन ना आया। मैंने इसे अपना वहम ही समझा। लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार वही आवाज़ बुलंद हुई और आवाज़ बहुत करीब आ गई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये खुशी की धड़कन थी क्योंकि ये आवाज़ मेरे दोस्त सांप की फुनकार थी। तीसरी फुनकार के साथ ही मुझे अपनी आंखों के आगे से कोई शय रेंग कर गुजरती नजर आई। मैंने इसे फौरन ही पहचान लिया। वो मेरा दोस्त सांप ही था। वो मेरी आंखों के सामने से गुजर गया था। लकड़ियों को लगी हुई आग की अजीब सी आवाज़ बुलंद हो रही थी। मैं सोचने लगा कि मेरा दोस्त सांप कहाँ चला गया है, वो क्या कर रहा है, वो मुझे यहाँ से कैसे निकालेगा, वो मेरी किस तरह मदद करेगा। एकदम से मुझे अपने जिस्म का एहसास होने लगा। मैंने अपने पाँव का अंगूठा हिलाया, वो हिलने लगा। फिर दूसरे पाँव का अंगूठा भी मेरे हिलाने पर हिलने लगा। फिर मैंने हाथ हिलाया। मेरे हाथ में भी ज़िंदगी की ताकत वापस आने लगी थी। मैं अपनी आंखों को भी हरकत दे सकता था। मैंने आंखों के डेलों को हिलाकर अपनी ठोड़ी की तरफ देखा। थैले के अंदर अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई ना दिया। लेकिन अब चूंकि मेरे जिस्म में ज़िंदगी की लहर दौड़ने लगी थी इसलिए मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दोस्त सांप मेरी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ है और इसने अपना मुंह इस जगह पर रखा हुआ है जहां सपेरे ने मुझे इसी सांप से डसवाया था। 10-15 सेकंड के अंदर अंदर मेरे जिस्म की सारी तवानाई वापस आ गई। मैंने पूरी ताकत से बाजू थैले से बाहर निकालकर अपने आप को लकड़ियों के अंबार से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। धुएं से मेरा दम घुटने लगा था। मेरे ऊपर इन कमबख्तों ने काफ़ी लकड़ियां डाल दी थीं। मैं सख्त घबरा गया था। मैंने पूरा जोर लगाकर अपने ऊपर लदी हुई दरख्त की शाखों को परे हटाया और बड़ी मुश्किल से लकड़ियों की चिता से चूहे की तरह रेंग कर बाहर गिर पड़ा। बाहर गिरते ही मैं उठा और दौड़कर 6-7 कदम आगे जाकर बैठ गया। ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया कि लकड़ियों के आधे अंबार में से शोले बुलंद होने लगे थे। मैंने अपने पाँव और टांगों पर हाथ फेरा। मेरे पाँव और टांगें अगरचे थैले में थीं मगर वो गर्म हो चुकी थीं। लकड़ियों के अंबार से जो शोले उठ रहे थे मैंने इनकी रोशनी में चिता के पास ही 3 इंसानों को ज़मीन पर पड़े देखा। मैं उठकर इनके करीब गया। मैंने इन्हें पहचान लिया। इनमें से एक जवान फौजी अफसर था और 2 फौजी सिपाही थे जो मुझे उठाकर यहाँ आग में जलाने के लिए लाए थे। मैंने इन्हें बारी बारी छू कर देखा। इनके जिस्म पत्थर बन चुके थे, वो मुर्दा थे। मैं समझ गया कि मेरे पास लकड़ियों के अंबार में आने से पहले मेरे दोस्त सांप ने इन दुश्मनों को पूरी ताकत से डसकर इनका काम तमाम कर दिया था। मैंने अपने दोस्त सांप को आवाज़ दी, मेरे दोस्त तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। सांप मुझे कहीं नज़र नहीं आया। चिता के शोलों की वहाँ काफ़ी रोशनी हो रही थी। ये जगह पहाड़ी की घाटी में नीचे उतर कर आती थी। मैंने एक बार फिर अपने दोस्त सांप को आवाज़ दी। मेरी तीसरी बार पुकार पर सांप ने हल्की सी फुनकार में जवाब दिया। फिर एक तरफ झाड़ियों में से मेरा वही पुराना दोस्त सांप निकलकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे करीब आकर बैठ गया और गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, दोस्त तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। अगर इस वक्त अल्लाह के हुक्म से तुम मेरी मदद को ना आते तो मेरा ज़िंदा बचना मुहाल था। ये भी खुदा की अजीब कुदरत थी कि मेरे दोस्त सांप को जिस सपेरे ने पकड़ा था, बेंगलोर के फौजी किले के अफसर इसी सपेरे को मुझे सांप से डसवाने के लिए लेकर आ गए थे। इसमें कोई शुबा नहीं था कि अल्लाह ताला की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है।
जब वो अपने बंदे पर मेहरबान होता है तो बुरे हालात में भी ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि तूफान में फंसी हुई कश्ती किनारे पर आन लगती है और किसी को यकीन नहीं आता कि ऐसा मौजज़ा भी हो सकता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अगर फ़र्ज़ कर लिया कि फ़ौजी अफसर किसी दूसरे सपेरे को ले आते और वो मुझे अपने सांप से डसवाता तो मैं तो मारा गया था, मगर कुदरत ने ऐसा सबब पैदा किया कि वही सपेरा आया जिसके पास मेरा दोस्त सांप था। और फिर मेरा दोस्त सांप इतना ज़हीन था, अल्लाह ताला ने इसको ऐसी अक्ल अता कर दी थी कि इसे हुक्म दिया कि तुम्हारे दोस्त हैदर अली को दुश्मनों ने लकड़ियों के अंबार के नीचे दबाकर आग लगा दी है। सपेरे की कैद से निकल भागो और अपने दोस्त की मदद करो। खुदा ही बेहतर जानता है कि मेरा दोस्त शाम किस तरह सपेरे की कैद से निकलकर मुझ तक पहुंच गया था, क्योंकि शाम मुझे ये सारी बातें नहीं बता सकता था। मैंने सांप को बड़े प्यार से उठा लिया और इसके सर पर उंगली फेरते हुए कहा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैंने देखा कि जवाब में सांप ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। पहले मैं कभी इससे इस किस्म की बात करता था तो वो ज़रूर सर हिलाकर मुझे जवाब देता था। वो कुछ खामोश भी था, यानी अपने सर कोई भी ज़्यादा हरकत नहीं दे रहा था। मुझे महसूस होने लगा था कि वो किसी के दबाव में है, कुछ मजबूर सा है। बहरहाल मैंने इसे अपनी मैली कुचैली पतलून की जेब में रखने की बजाय अपनी बुश शर्ट की जेब में रख लिया, जो इतने दिन मेरे साथ अजीतें उठा कर जगह जगह से फट गई थी। अब मुझे वहाँ से भागने की फिक्र हुई, क्योंकि ना सिर्फ ये कि मैं जलकर मरा नहीं था, बल्कि वहाँ एक फ़ौजी अफसर और 2 भारतीय फ़ौजी जवानों की लाशें भी पड़ी थीं। मेरा वहाँ से भाग जाना ज़रूरी था। मैं घाटी में मशरिक़ की तरफ उतरने लगा। घाटी थोड़ा नीचे उतरने के बाद एक तरफ को घूम गई थी। ये 2 पहाड़ी टीलों की दीवारों के दरमियान एक खड़ की तरह थी, जो कुशादा थी और जिसकी दोनों तरफ झाड़ियाँ और ऊंची घास उगी हुई थी। ज़मीन पथरीली और ऊंची नीची थी। मैं इस कमज़ोर हालत में भी जितनी तेज़ चल सकता था चल रहा था। कुछ दूर तक लकड़ियों की आग के शोलों की रोशनी मेरी रहनुमाई करती रही। फिर ये रोशनी पीछे रह गई और मैं अंधेरे में आ गया। ये शुरू रात का वक्त था। रात अभी इतनी ज़्यादा गुजरी नहीं थी। मैं घाटी में चलता गया। एक जगह चढ़ाई आ गई, यहाँ घाटी ख़त्म हो जाती थी। मैं बाहर निकल आया। सामने दूर रोशनियों की कितार झिलमिला रही थी। ये कोई सड़क ही हो सकती थी। पीछे देखा तो पहाड़ी के ऊपर भी जगह जगह रोशनियाँ झिलमिला रही थीं। ये वो फौजी किला था जहाँ से मैं जान बचाकर भागा था। सवाल ये था कि मैं कहाँ जा रहा था, मुझे कहाँ जाना चाहिए था। मैं कमांडो शेरबाज का पता लगाए बगैर कश्मीर की तरफ भी नहीं जा सकता था। अगर वो अभी तक इस मनहूस किले में भारतीय कैदोबंद की सौतें उठा रहा था तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इसे वहाँ से निकाल लूँ। अपने मुजाहिद आलमगीर के मकाम पर जाना भी ख़तरे से खाली नहीं था। भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी अहमक नहीं थी। वो हमारा पीछा करती हुई जंगल के रेस्ट हाउस में गई थी। इससे जाहिर होता था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को मालूम हो गया होगा कि ये रेस्ट हाउस आलमगीर का है। हो सकता है मिलिट्री पुलिस ने आलमगीर को भी हिरासत में लेकर इससे पूछगछ की हो। यह भी हो सकता है कि कोई सबूत ना मिलने और आलमगीर के पुराने शहरी होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया हो। लेकिन यह तयशुदा अमर था कि आलमगीर की निगरानी ज़रूर हो रही होगी। इंटेलिजेंस के आदमी किसी न किसी बेस में आलमगीर के मकान और इसके जंगल वाले रेस्ट हाउस के गिर्द ज़रूर मंडला रहे होंगे। ऐसी सूरत हाल में मेरा आलमगीर के मकान या इसके रेस्ट हाउस में खुले बंदो जाना अपने आप और आलमगीर को इंतहाई मुसीबत में डालने के बराबर था। रात की तारीकी में मैं दूर नज़र आने वाली रोशनियों की तरफ जा रहा था। साथ ही साथ सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले मुझे छुपने के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। बेंगलोर में सिवाय आलमगीर के मेरा और कोई जानने वाला नहीं था। आलमगीर ही मुझे कोई महफूज ठिकाना बता सकता था और आलमगीर ही शेरबाज खान का सुराग लगाकर मुझे बता सकता था कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है। इस वास्ते मेरा आलमगीर से राब्ता पैदा करना अशद ज़रूरी था। इसकी एक ही सूरत थी कि मैं किसी तरह जंगल वाले रेस्ट हाउस के आसपास किसी दूसरी जगह छुप कर बैठ जाऊं और रेस्ट हाउस के उस्मान बाबा से मिलने की कोशिश करूं, क्योंकि उस्मान बाबा के ज़रिए ही मैं आलमगीर से मुलाकात कर सकता था।
मैंने जंगल वाले रेस्ट हाउस की तरफ जाने का फैसला कर लिया। मेरा दोस्त शाम मेरी जीप में था। मैं बेंगलोर शहर से काफ़ी दूर था। इसका अंदाज़ा मुझे इस तरह से हुआ कि जिस फौजी गाड़ी में मिलिट्री के जवान मुझे गिरफ्तार करके लाए थे वो बेंगलोर शहर से निकलने के बाद देर तक सफ़र करती रही थी। मेरे पास कोई पैसा नहीं था कि मैं सड़क पर कोई लारी या बस पकड़कर शहर तक जा सकता। यही कुछ सोचते और चलते चलते मैं इस सड़क पर आ गया जिसके खंभों की रोशनियां मैंने दूर से देखी थी। मुझे अतराफ से इत्मीनान हुआ था कि फ़ौज मेरा पीछा नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से मुझे आग में जलाकर ख़त्म कर चुके थे। अलबत्ता एक बात ज़रूर थी कि सुबह जब इन्हें घाटी में एक फ़ौजी अफसर और 2 फ़ौजी जवानों की लाशें मिलेंगी तो फ़ौज को ज़रूर शक पड़ जाएगा कि कहीं मैं इन फ़ौजियों को हलाक करके फ़रार तो नहीं हो गया। बूढ़ा फ़ौजी जिसके हुक्म पर मुझे सुपुर्दे आतिश किया गया था जली हुई लकड़ियों के अंबार की राख ज़रूर देखेगा। जब इसे वहाँ मेरी हड्डियाँ और खोपड़ी वगैरह नहीं मिलेगी तो इसे यकीन हो जाएगा कि मैं फ़रार होने में कामयाब हो गया हूँ और जाते जाते इसके एक फ़ौजी अफसर और 2 जवानों को मौत के घाट उतार गया हूँ। इसके बाद फ़ौजी जवान और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मेरी तलाश में निकल पड़ेंगे। वो शहर की नाकाबंदी करेंगे और आलमगीर के मकान की निगरानी भी ज़्यादा सख्त कर दी जाएगी। मेरे ख्याल के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों की लाशों का राज दिन के वक्त ही खुल सकता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि बूढ़ा फ़ौजी अफसर ये मालूम करने वारदात की जगह पर खुद चल कर आए कि इसका साथी जवान अफसर अभी तक क्यों नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी तलाश में फ़ौज और पुलिस रात ही को शहर को खंगालना शुरू कर देगी। इस एतबार से मुझे जितनी जल्दी हो सके रेस्ट हाउस के जंगल में पहुंचकर किसी जगह छुप जाना चाहिए। मैं जिस सड़क पर निकल आया था वो पक्की थी मगर इतनी बड़ी नहीं थी। लगता था कस्मों की जाने वाली सड़क है। मैंने अपना रुख शहर की तरफ कर लिया, क्योंकि शहर में ही एक ऐसा चौक था जिसकी मुझे शनाख्त थी और जहां से आलमगीर के जंगल वाले रेस्ट हाउस को रास्ता जाता था। ये चौक रेलवे स्टेशन से कोई 2-1 फरलांग पहले आता था। अचानक गाड़ी की रोशनी सड़क पर पड़ी। मैं सड़क से उतरकर खड़ा हो गया। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई बस है या मोटर कार है, क्योंकि हेडलाइट्स की रोशनियाँ बहुत तेज़ थीं। मैंने इसे हाथ दिया मगर गाड़ी तेज़ी से गुजर गई। वो मोटर कार थी। कार का ड्राइवर भी ठीक था। रात को अक्सर राजनी की वारदातें होती थीं। वो किसी अजनबी को लिफ्ट देकर ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं सड़क पर आगे को चल पड़ा। कुछ दूर मुझे सुर्ख बत्ती नज़र आई। ये सुर्ख बत्ती किसी गाड़ी की मालूम होती थी। मैं ज़रा आगे गया तो देखा कि एक पुरानी सी मोटर कार सड़क के किनारे खड़ी थी। एक आदमी बोनट उठाए इंजन ठीक कर रहा था। मालूम होता था कि गाड़ी ख़राब हो गई है। मैं इसके पास गया तो इसने बोनट गिराया और मुझे देखा। वो एक हट्टा कट्टा मजबूत आदमी था। शक्ल ही से जुराइम पेशा लगता था। मैं खंबे की रोशनी में खड़ा था। मैंने कहा, अगर तुम आगे जा रहे हो तो मुझे स्टेशन तक लिफ्ट दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। इस आदमी ने मुझे सर से पांव तक गौर से देखा और कहने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? मुझे तो तुम चोर लगते हो। मैंने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ। पीछे एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। आखिरी बस निकल गई थी। स्टेशन ज़रा पहले मेरा क्वार्टर है। लिफ्ट दे दो तो मेहरबानी होगी। वो 2 कदम चलकर मेरे बिल्कुल सामने आ गया। कहने लगा, ज़रा अपनी तलाशी तो दो, कोई माल वाल भी है या नहीं। और इससे पहले कि मैं उसे रोकता उसने मेरी बुश शर्ट की जेब में हाथ डाल दिया। इस जेब में मेरा दोस्त साम मौजूद था। जैसे ही इसने मेरी जेब में हाथ डाला, साम फुनकार कर इसकी कलाई से लिपट गया। इस आदमी के हलक से एक चीखदार डरावनी चीख निकली। इसने घबराकर हाथ को जोर से झटका। सांप इसकी कलाई से उछलकर इसकी गर्दन के साथ लिपट गया और अपना मुंह खोलकर इसके मुंह के पास लाकर जोर जोर से फुनकारने लगा। वो आदमी थर थर कांपने लगा। कांपती हुई आवाज़ में बोला, भगवान के लिए अपने सांप को उतारो। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। मैंने सोचा कि अब इसके साथ बैठकर जाना ठीक नहीं है। यह गवाह बन जाएगा और पुलिस को बता देगा कि इस किस्म के कपड़ों वाला आदमी था, मुझे मिला था और फलां जगह उतर गया था। मैं बड़ी आसानी से इसे कह सकता था कि इस तरह गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाओ
और मुझे स्टेशन तक ले चलो, मगर इस तरह वो गवाह बन जाता। मैंने सांप से कहा, मेरे दोस्त, अगर तुम मेरी ज़ुबान पहले की तरह समझ रहे हो तो इस शख्स को कुछ देर के लिए बेहोश कर दो। इतना सुनकर मेरे दोस्त सांप ने इस आदमी को गर्दन पर डस लिया। वो आदमी धड़ाम से गिर पड़ा। सांप इसकी गर्दन से उतरकर मेरे पास आ गया। मैंने इसे उठाकर जेब में डाल लिया। बेहोश आदमी को घसीटकर सड़क के किनारे दरख्तों के नीचे अंधेरे में एक तरफ डाल दिया। खुद गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने गाड़ी को सड़क पर डाल दिया। काफ़ी देर तक गाड़ी गैर आबाद इलाके में से गुजरती रही। फिर दोनों जानिब आबादियों की रोशनियां शुरू हो गईं। मैंने एक जगह कुछ दुकानों के पास गाड़ी रोककर मालूम किया कि स्टेशन को कौन सी सड़क जाती है। मुझे बताया गया कि मैं जिस सड़क पर जा रहा हूँ ये सीधी रेलवे स्टेशन को जाती है। मैं गाड़ी लेकर बढ़ गया। कोई आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद मुझे दूर से रेलवे स्टेशन की रोशनियां दिखाई दी। मैंने सड़क के आसपास की कोठियों और कारखानों और चिमनियों को पहचान लिया था। आखिरकार मुझे वो सड़क नज़र आ गई जो बड़ी सड़क में से निकलकर जंगल की तरफ जाती थी। मैंने गाड़ी इस सड़क पर डाल दी। ये सड़क छोटी थी और इस पर रोशनी नहीं थी। मैं रात की तारीकी में मोटर कार आहिस्ता आहिस्ता चलाता आगे बढ़ रहा था। पक्की सड़क ख़त्म हो गई थी और पथरीला रास्ता शुरू हो गया था। ये ऊंचा नीचा रास्ता था। मैंने इस रास्ते को भी पहचान लिया। ये आलमगीर के रेस्ट हाउस वाले जंगल को जाने वाला शॉर्टकट रास्ता था। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स बुझा दी थीं और छोटी बत्तियां रोशन की हुई थीं। गाड़ी जंगल में से गुजर रही थी। एक तरफ बड़ा तालाब आया जिसमें उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थीं। मैं खुश हो गया। इसी तालाब की दूसरी जानिब सुंबल, नारियल और ताड़ के दरख्तों के दरमियान आलमगीर का रेस्ट हाउस था। पहले मैंने सोचा कि मोटर कार को तालाब में डबो देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसे जंगल में यूं ही छोड़ दिया तो पुलिस इसे तलाश कर लेगी और समझ जाएगी कि मैं रेस्ट हाउस में आया था। फिर सोचा कि हो सकता है मुझे इसी में वापस जाना पड़े। चुनांचे मैंने कार को अपने पास ही रखा और तालाब के दूसरे किनारे दरख्तों के नीचे अंधेरे में गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और पैदल ही रेस्ट हाउस की तरफ चलने लगा। जंगल में रात का अंधेरा बड़ा गहरा था। चारों तरफ खामोशी थी। मैं बड़ा मोहतात होकर चल रहा था। रात के वक्त रेस्ट हाउस के बरामदे की बत्ती बुझा दी जाती थी। इसकी आलमगीर ने ख़ास तौर पर उस्मान बाबा और दूसरे नौकरों को हिदायत कर रखी थी। इस वजह से मुझे रेस्ट हाउस नज़र ना आया, मगर मैं अंदाजे से चला जा रहा था। जब अंधेरे में दरख्तों के दरमियान रेस्ट हाउस की इमारत का स्याही उल्ला सा उभरा तो मैं रुक गया। दाएं बाएं आमने सामने अंधेरे में गौर से देखा। कान लगाकर खामोशी को सुना कि किसी तरफ से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। मुझे ये मालूम करना था कि यहाँ रात के वक्त सेक्रेटेरिएट पुलिस का कोई आदमी छुपकर निगरानी तो नहीं कर रहा था। जब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है तो मैं रेस्ट हाउस के सदर दरवाजे की तरफ जाने की बजाय किचन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मुझे मालूम था कि उस्मान बाबा रात को किचन में ही सोता है। मैं ऊपर से होकर जा रहा था और इस तरह कदम उठाकर रख रहा था कि कदमों की आहट ना पैदा हो, क्योंकि वहाँ घास सूखी थी। दरख्तों के नीचे होने की वजह से वहाँ शबनम नहीं गिरती थी। मैं दबे पांव चलता किचन की पिछली दीवार के पास आ गया। किचन में भी अंधेरा था। मैं किचन के दरवाजे की तरफ आया तो देखा कि बाहर चारपाई पर उस्मान बाबा गहरी नींद सो रहा था। वहाँ भी बत्ती नहीं जल रही थी। मैं कुछ देर वहाँ अंधेरे में खड़ा माहौल का जायज़ा लेता रहा। फिर मैंने उस्मान बाबा का शाना हिलाकर इसे जगा दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने कहा, बाबा मैं हूँ हैदर अली। वो बोला, इस वक्त खैरियत तो है? मैंने कहा, बावर्ची खाने में आ जाओ और ऊंचा मत बोलना। हम बावर्ची खाने में आकर बैठ गए। यहाँ अंधेरा था। हमें अंधेरे में एक दूसरे के चेहरे धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे। मैंने इसे बिल्कुल ना बताया कि मेरे और कमांडर शेरबाज के साथ क्या वाक़या पेश आया है। मैंने ये भी ना बताया कि मैं किस तरह फौजी कैंप से भाग कर आ रहा हूँ। साहब मेरी जेब में ही था। इसने एक लम्हे के लिए भी अपना सर जेब से बाहर नहीं निकाला था। मेरा साम बड़ा वज़ादार और अदबो आदाब वाला था। मैंने उस्मान बाबा से कहा, बात यह है कि यहाँ की खुफिया पुलिस हमारे पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ गई है।
इस वजह से मैंने कमांडो शेरबाज को दूसरी जगह पर छुपा दिया है। मैं खुद इसके लिए रात की तारीकी में यहाँ आया हूँ कि खुफिया वालों को खबर ना हो सके। उस्मान बाबा को, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, हमारे बारे में इतना मालूम था कि हम कश्मीरी मुजाहिद हैं और नूर बानो को दुश्मनों के कैद से निकालने के मिशन पर आए हैं। वो ये भी जानता था कि नूर बानो को हमने इसके घर पर श्रीनगर पहुंचा दिया है। अब हम किसी दूसरे मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे इसकी हल्की सी बिनक भी हमने उस्मान बाबा को नहीं पड़ने दी थी। ये राजदारी बहुत ज़रूरी थी। मैंने उस्मान बाबा से कहा, मैं आलमगीर के मकान पर भी इसलिए नहीं गया कि कहीं खुफिया पुलिस को इस पर भी शक ना पड़ जाए। मेरी आलमगीर से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह आलमगीर से रब्ता करके इसे बताओ कि मैं यहाँ इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उस्मान बाबा कहने लगा, आप इन्हें फ़ोन क्यों नहीं कर देते? रेस्ट हाउस में फ़ोन मौजूद है। मैंने कहा, हो सकता है कि यहाँ का फ़ोन खुफिया पुलिस चेक कर रही हो। मेरे फ़ोन करने से पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर ही हूँ और आलमगीर से मेरा बाकायदा रब्ता है। उस्मान बाबा की समझ में बात आ गई। कहने लगा, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ जनाब कि सुबह सुबह शहर चला जाता हूँ। आलमगीर साहब से मिलकर इन्हें बता दूंगा कि आप यहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हें बहुत मोहतात होकर जाना होगा। वो बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो हफ्ते में एक बार सौदा सलफ खरीदने के लिए शहर जाता ही रहता हूँ, फिर भी होशियार होकर जाऊँगा। मैंने कहा, अब सवाल ये है कि मैं यहाँ कहाँ छुप सकता हूँ? रेस्ट हाउस में ठहरना ख़तरनाक साबित हो सकता है। उस्मान बाबा कुछ देर गौर करता रहा, फिर कहने लगा, हमारे कुएले के जो भट्टे वीरान पड़े हैं, आप वहाँ रह सकते हैं। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है और करीब ही छोटी नहर भी बहती है, जहाँ आपको पानी वगैरह की आसानी रहेगी। बाकी नाश्ता वगैरह मैं आपको किसी न किसी तरह पहुँचा दिया करूँगा। आप इस वक्त तो किचन में ही सो जाएं, सुबह मुँह अंधेरे में आपको जगा दूँगा। मैंने कहा, ठीक है। रेस्ट हाउस का किचन छोटा नहीं था, इसका फर्श पक्का था। उस्मान बाबा ने बाहर से बांस की छोटी चारपाई लाकर किचन में डाल दी। मैं इस पर पड़ गया। उस्मान बाबा किचन का दरवाज़ा बंद करके बाहर वाली चारपाई पर सो गया। सांप इस वक्त भी मेरी जेब में मौजूद था। मैंने सोने से पहले इसे कह दिया था कि मैं सोने लगा हूँ, तुम मेरी जेब में ही सो जाना, अगर कहीं जाना हो तो चले जाना और इसके बाद मेरी जेब में वापस आ जाना। सुबह की अजान के वक्त उस्मान बाबा ने मुझे जगा दिया और कहने लगा, मैं नमाज पढ़कर शहर चला जाऊंगा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कोयले के भट्टों पर लिए चलता हूँ, तुम मेरे आने तक वहीं बैठना। ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गया। मैंने चारपाई पर से उठते ही सबसे पहले अपनी जेब में देखा। मेरा दोस्त सांप जेब में ही था। मैं उस्मान बाबा के साथ चल पड़ा। भट्टे वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे, 3-4 भट्टे थे। ज़मीन के अंदर गोल गोल गड्ढे बने हुए थे जिनके ऊपर गुंबद बनाए गए थे। ऊपर छोटी चिमनियाँ लगी थीं। इनमें एक तरफ ताज़ा हवा के लिए सुराख बने हुए थे। मैं एक भट्टे में घुसकर बैठ गया। ये काफ़ी बड़ा भट्टा था। अंदर सुराख में से ताज़ा हवा आ रही थी। ठंडी जगह थी। उस्मान बाबा कहने लगा, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। दिन के वक्त अगर बाहर निकलना हो तो ज़्यादा आगे मत जाना। उस्मान बाबा चला गया। अभी जंगल में रात की तारीकी छाई हुई थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं भट्टे के अंदर ताज़ा हवा वाले सुराख के पास ज़मीन पर लेट कर सो गया। जब आंख खुली तो सुराख में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। भट्टे से बाहर निकला। दरख्तों पर कुछ परिंदे बोल रहे थे। दिन काफ़ी चढ़ आया था। दरख्तों के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। धूप खिली हुई थी। मैं नीचे थोड़ी देर से उतरा तो सामने छोटी सी नदी बह रही थी। मैंने जेब में से सांप को बड़े प्यार से निकाल कर घास पर रख दिया और कहा, मेरे दोस्त, अगर तुम्हें नहाना हो तो तुम भी नदी में नहा लो। मैं तो नहाने लगा हूँ। मैं नदी में उतर गया। पानी ठंडा था। नहाने के बाद मेरा दुखता हुआ बदन ज़्यादा दुखने लगा। यह जिस्म भारतीय फौजियों की बड़ी मार बर्दाश्त कर चुका था। मैंने पतलून और फटी पुरानी बुश शर्ट पहनी और पट्टे के अंदर जाने की बजाय ज़रा दूर हटकर एक जगह झाड़ियों में जगह बनाकर बैठ गया। पानी मैंने नदी पर पी लिया था। भूख महसूस हो रही थी, मगर मैं रेस्ट हाउस के किचन में जाना नहीं चाहता था
क्योंकि मिलिट्री पुलिस को अब तक अपने फौजियों की लाशें मिल चुकी होंगी और बूढ़े अफसर ने मेरी चिता की राख को कुरेद कर देख लिया होगा कि वहाँ मेरी एक भी हड्डी नहीं है और इसे यकीन हो गया होगा कि मैं तीनों फौजियों को हलाक करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। चुनांचे इस वक्त मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस शहर में जगह जगह मुझे तलाश करती फिर रही होगी और ऐन मुमकिन था कि वो इस रेस्ट हाउस की तरफ भी आते। इसी वजह से मैं रेस्ट हाउस से दूर ही रहना चाहता था जहाँ मैं बैठा था। वहाँ से मुझे रेस्ट हाउस और किचन की पिछली दीवार और सहन नज़र आ रहा था। सांप मेरी जेब से निकलकर बाहर आ गया था। शायद वो जंगल की सैर करने जाना चाहता था। वो मेरी हथेली से बार बार फिसल आता था। मैंने इसे कहा, दोस्त, अगर तुम्हारा दिल सैर करने को चाहता है तो बेशक जंगल में सैर करने के लिए चले जाओ, मगर ज़्यादा दूर ना जाना और ज़्यादा देर ना लगाना। इसी जगह वापस आ जाना। मैंने इसे घास पर रख दिया। सांप तेजी से रेंगता हुआ दरख्तों की तरफ चला गया। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।